नमस्कार, यहाँ मूवी रिकैप्स हैं। आज मैं आपको 2015 की एक हॉरर थ्रिलर साइंस फिक्शन फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम द रिजॉर्ट है। आगे स्पॉइलर, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। एक ज़ोंबी महामारी से उबरने वाली दुनिया में जिसने 2 अरब लोगों की मौत का कारण बना, रिजॉर्ट नामक एक सुविधा है जो एक लग्जरी छुट्टी और एक विशेष पार्क प्रदान करती है जहां मेहमान खेल के लिए दुनिया के शेष लाशों को शूट कर सकते हैं। इसकी सीईओ वैलेरी विल्टन लगातार विवाद और विरोध का लक्ष्य हैं क्योंकि उनके रिसोर्ट से संभावित प्रकोप हो सकता है, खासकर इसलिए क्योंकि यह स्थान चैरिटी संगठन होप 4U द्वारा संचालित शिविरों के ठीक बगल में है। हमारी मुख्य नायिका मेलानी गिब्स है जो एक युवा महिला है जो वर्तमान में अपने पिता की मृत्यु से निपटने के लिए एक प्रकोप उत्तरजीवी सहायता समूह के साथ बैठकों में जा रही है। इस समूह में किसी ने रिजॉर्ट के साथ अपना अनुभव साझा किया और इसकी पुष्टि की, इसलिए अब मेलानी भी वहां जाना चाहती है। वह यह विचार अपने प्रेमी और पूर्व सैनिक लुइस इवांस के साथ साझा करती है जो पहले तो आश्चर्यचकित होता है लेकिन फिर भी उसके साथ जाने के लिए सहमत हो जाता है। कुछ दिनों बाद वे रिजॉर्ट के लाउंज में पहुंचते हैं जहां हम बाकी मेहमानों से मिलते हैं। यहाँ मध्यम आयु वर्ग के व्यापारियों का एक समूह है। जैक और अल्फी 2 गेमर किशोर और सैडी एक युवा महिला जिसका मंगेतर शादी में नहीं आया। जब वे नावों के तैयार होने का इंतजार कर रहे थे, मेलानी और लुइस खिड़की से एक छोटी लड़की को देखते हैं जो शरणार्थी शिविर से ताल्लुक रखती है। मेलानी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वे इतनी बड़ी समस्या हैं। वे नाव से द्वीप पर पहुंचते हैं, फिर रिसॉर्ट तक पहुंचने के लिए जीप में सवार होते हैं। उनके साथ कार में अंतिम अतिथि आर्चर, एक शांत अनुभवी व्यक्ति भी आता है। सुविधाओं को दिखाने के बाद समूह को अभिमुखीकरण के लिए ले जाया जाता है जिसमें एक शूटिंग रेंज शामिल है। अल्फी और जैक ऐसे गोली चलाते हैं जैसे यह कोई वीडियो गेम हो, लेकिन मेलानी ने पहले कभी हथियार नहीं चलाया था, इसलिए लुइस उसे सिखाता है। जब रात होती है, सभी मेहमानों को स्विमिंग पूल के पास एक पार्टी में आमंत्रित किया जाता है जहां वैलेरी स्वागत भाषण देने के लिए आती है, जबकि एक जंजीर से बंधी लाश उसके पीछे खड़ी होती है। हालांकि आर्चर उसका भाषण सुनने के लिए नहीं रुकता क्योंकि वह सैडी को चुपके से बाहर निकलते हुए देख लेता है और उसका पीछा करने का फैसला करता है। वह उसे नियंत्रण कक्ष में घुसते हुए देखता है जहां सैडी सुरक्षा प्रणाली तक पहुंचती है और यूएसबी स्टिक पर कुछ जानकारी डाउनलोड करती है। अगली सुबह मेलानी पार्टी से ज़ॉम्बी को मुख्य भवन से बाहर घसीटते हुए देखती है जिससे उनके बारे में उसकी राय प्रभावित होने लगती है। इस बीच रिसॉर्ट इंजीनियरों को सिस्टम में 3 दूषित फाइलें मिलती हैं, लेकिन वे वैलेरी को बताने से डरते हैं, इसलिए वे अलार्म बजाए बिना उन्हें स्वयं साफ करने का निर्णय लेते हैं। मेहमान अंतः पार्क में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। उन्हें वापस जीप में ले जाया जाएगा और गाइड सौंपे जाएंगे। हमारा समूह टॉम नेविंस के हाथों में होगा। बाहर निकलते समय मेलानी ने लाशों को जानवरों की तरह पिंजरों में बंद देखा। जब कोई भ्रष्ट फाइल खराब हो जाती है तो बिल्डिंग में अलार्म बजने लगता है, लेकिन इंजीनियर तुरंत उसे ठीक कर देता है। गाइड मेहमानों को दिखाते हैं कि कैसे पार्क को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जो बाढ़ से अलग होते हैं, जो लाशों को बहुत अधिक झुंड में आने से रोकते हैं। वे मेहमानों को नियमों की भी याद दिलाते हैं। नियम नंबर 1, ज़ॉम्बी के काटने से वायरस फैलता है, न कि उनका खून। नियम नंबर 2, वे जितने ताज़ा होंगे उतनी ही तेज होंगे। और नियम नंबर 3, केवल सिर में गोली लगने से ही उनकी मौत होगी। व्यवसायियों को एक विशेष इमारत में ले जाया जाता है जहां दरवाजे और खिड़कियों पर लाशें बंधी हुई दिखाई देती हैं, इसलिए वे उन्हें आमने सामने गोली मार देते हैं। मेलानी और अन्य को एक चट्टान की चोटी पर ले जाया जाता है जहां वे उन्हें सुरक्षित दूरी से गोली मार सकते हैं। सैडी ने फिलहाल भाग न लेने का फैसला किया है, जबकि जैक और अल्फी की शूटिंग अनियमित है और ज्यादातर उनके निशाने चूक जाते हैं। लुइस और आर्चर पूर्व सैनिक होने के नाते हर बार सिर टकराते थे। जब मेलानी की बारी आती है तो वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं करती क्योंकि उसे यकीन है कि जिस ज़ॉम्बी पर वह निशाना साध रही है वह उसे देख रहा है। जैसे ही अंधेरा छाने लगता है, समूह उस स्थान पर पहुंचता है जहां वे रात के लिए डेरा डालेंगे। उनके लिए पहले से ही टेंट लगा दिए गए हैं। मेलानी को आने पर पछतावा होने लगा है क्योंकि वह खुद को एक ज़ॉम्बी को मारने के लिए नहीं ला सकती है। लुइस उसे जगह को एक मौका देने के लिए कहता है। सैडी से सबसे पहले आर्चर ने संपर्क किया, जिसे आश्चर्य हुआ कि उसने इसमें भाग क्यों नहीं लिया। उसने कहा कि यह उसके पूर्व मंगेतर की तरह की गतिविधि थी। फिर जैक और अल्फी उसके पास आते हैं जो उस पर डोरे डालते रहते हैं और अपनी गेमिंग उपलब्धियों से उसे प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अपने तंबू में प्रवेश करके उन्हें अनदेखा कर देती है। मुख्यालय में सिस्टम की समस्याएं अभी तक हल नहीं हुई हैं, इसलिए वैलेरी ने पूर्ण निदान का आदेश दिया है। इंजीनियरों को पता चला कि पिछली रात सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच थी। इस अजनबी ने बहुत सारा डेटा डाउनलोड किया, लेकिन कुछ पीछे भी छोड़ दिया। वैलेरी सुरक्षा को कॉल करने ही वाली थी कि तभी सिस्टम फेल होने लगा। इंजीनियर इसे नियंत्रण में करने में कामयाब हो गया, लेकिन केवल कुछ सेकंड के लिए। उसके बाद यह फिर से फेल हो गया। इस कंप्यूटर विफलता के कारण रिसॉर्ट भर में ज़ॉम्बी अपने बंधनों और पिंजरों से मुक्त हो जाते हैं। वे होटल और स्विमिंग पूल में लोगों पर हमला करते हैं। वे व्यापारियों और उनके गाइड पर भी हमला करते हैं।
सिस्टम को बचाया नहीं जा सकता, इसलिए इंजीनियर नियंत्रण कक्ष से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी जल्दी से वहां भी पहुंच जाते हैं और सभी कर्मचारियों पर हमला कर देते हैं, उन्हें मार देते हैं या उन्हें संक्रमित कर देते हैं। स्वागत पार्टी में मौजूद ज़ॉम्बी वैलेरी को पहचान लेता है और उसके पीछे जाता है, इसलिए वह उसके कार्यालय में भाग जाती है और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लेती है। सुरक्षा प्रणाली खुद को रिबूट करने के बार बार असफल प्रयासों के बाद ऑफलाइन हो जाती है, इसलिए ब्रिमस्टोन प्रोटोकॉल सक्रिय हो जाता है। इसका मतलब है कि कुछ ही घंटों में उस जगह पर बमबारी की जाएगी। शिविर में सैडी और मेलानी सो नहीं पाती हैं, इसलिए वे एक ड्रिंक साझा करती हैं और रिजोर्ट के पीछे नैतिकता की संभावित कमी पर चर्चा करती हैं। उनकी बातचीत में अचानक एक ज़ॉम्बी की उपस्थिति के कारण बाधा उत्पन्न होती है, इसलिए मेलानी सभी को जगाने जाती है, जबकि सैडी उस पर अपनी बंदूक तानती है। वह गोली चलाने की हिम्मत नहीं करती, लेकिन सौभाग्य से आर्चर आगे आता है और उसे मार देता है। नेविन्स घटनाओं के इस मोड़ से चिंतित है, क्योंकि बाढ़ को लाशों को बहुत करीब आने से रोकना चाहिए, इसलिए वह अपने आसपास के वातावरण को बेहतर ढंग से देखने के लिए जीप की रोशनी चालू कर देता है। उन्हें पता चलता है कि लाशों का एक झुंड आ रहा है, इसलिए लड़कियां एक तंबू के पीछे छिपने के लिए भागती हैं, जबकि पुरुष शिविर की रक्षा करते हैं। नेविन्स जीप में बैठ जाता है और मुख्यालय से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे केवल एक ही जवाब मिलता है, वह है एक रिकॉर्डिंग जिसमें उसे ब्रिमस्टोन प्रोटोकॉल के सक्रिय होने की बात बताई जाती है। जब वह कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है, तो आर्चर का गोला बारूद खत्म हो जाता है। मेलानी उसे एक पत्रिका लाने के लिए एक तंबू में भागती है और एक ज़ॉम्बी उस पर कूद पड़ता है, लेकिन सैडी उसे धक्का दे देती है और मेलानी को जीप तक पहुंचने में मदद करती है और रास्ते में आर्चर को पत्रिका फेंक देती है। जब नेविन्स कार से बाहर निकलता है तो उस पर भी कूद पड़ता है, लेकिन वह भी ज़ॉम्बी को धक्का देकर अन्य मेहमानों के साथ जीप के ऊपर चढ़ जाता है। केवल अल्फी गायब है, लेकिन जब वह उनके साथ शामिल होने की कोशिश करता है तो लाश उसके पास पहुंच जाती है और उसे मार देती है। आर्चर ने सभी से कहा कि जब अंतिम ज़ॉम्बी का खात्मा हो जाए तो वे अपनी फायरिंग रोक लें। समूह जीप की छत पर रात बिताता है। जैसे ही सूरज उगना शुरू होता है, आर्चर उस क्षेत्र का पुनरावलोकन करता है और निर्णय लेता है कि यह उनके लिए नीचे आने के लिए पर्याप्त सुरक्षित है। लुइस सोचता है कि उन्हें बचाए जाने के लिए वहीं इंतजार करना चाहिए, लेकिन नेविन्स उन्हें बताता है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि पूरा पार्क बंद है और ब्रिमस्टोन प्रोटोकॉल सक्रिय हो गया है। आर्चर नाव पकड़ने की कोशिश करने के लिए निकलना चाहता है और नेविन्स सोचता है कि उसके लिए समय पर पहुंचना संभव नहीं है, लेकिन जब मेलानी एक तेज सड़क की संभावना का उल्लेख करती है तो नेविन्स पार्क का एक नक्शा प्राप्त करता है और एक मार्ग ढूंढता है जो उन्हें समय बचाने में मदद कर सकता है। समूह आर्चर का पीछा करते हुए डॉक तक जाने का फैसला करता है और जाने से पहले शोकाकुल जैक अपनी जैकेट से अल्फी का चेहरा ढक देता है और उसका कंगन ले लेता है। जब समूह पार्क से होकर आगे बढ़ता है, मेलानी लुइस को सांत्वना देने की कोशिश करती है, जो वर्तमान स्थिति के कारण युद्ध की यादें वापस लाने के कारण अशांत महसूस करता है। सैडी जैक के प्रति सहानुभूति दिखाती है तथा अच्छी शुरुआत न कर पाने की भरपाई के लिए उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है। जैसे जैसे आर्चर उनके कदमों का मार्गदर्शन करता रहता है, लुइस को आश्चर्य होता है कि उसे नेता किसने बनाया, जिस पर आर्चर जवाब देता है कि उन्होंने ऐसा तब किया जब उन्होंने उसका अनुसरण करने का फैसला किया। वे आखिरकार बाड़े वाले क्षेत्र के करीब पहुंच रहे हैं जब एक ज़ॉम्बी उन पर कूद पड़ता है। नेविन्स उसे तुरंत मार देता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वह उसके साथी गाइडों में से एक था तो वह परेशान हो जाता है। वह आश्चर्यचकित है कि ऐसा कैसे हो सकता है जब सुरक्षा इतनी पुख्ता होनी चाहिए। जैक कहता है कि यह किसी हैकर की गलती होगी। यह इंटरनेट से आ सकता है, लेकिन सबसे अधिक संभावना है कि यह एक अंदरूनी काम है जिससे सैडी को एहसास होता है कि यह उसकी गलती होगी। जब वे बाड़ के पास पहुंचते हैं तो पाते हैं कि एक जीप बाड़ से टकरा गई है और दरवाजा अवरुद्ध कर रही है। इसे पार करने के लिए उन्हें एक एक करके अंदर जाना होगा और अपने शरीर को जीप और बाड़ के बीच में घुसाना होगा। ज़ॉम्बी का एक और गिरोह अचानक प्रकट होता है, इसलिए आर्चर और नेविन्स उन्हें गोली मारने के लिए कुछ कदम पीछे रहते हैं, जबकि समूह के बाकी लोग बाढ़ पार कर जाते हैं। क्षतिग्रस्त जीप के अंदर एक ज़ॉम्बी है जो अचानक जाग जाता है और मेलानी को काटने की कोशिश करता है, लेकिन सैडी उसे मार देती है, जिससे लुइस को कार के अंदर रखी बंदूक लेने और बचाव में मदद करने का मौका मिल जाता है। सभी के सुरक्षित रूप से बाढ़ पार करने के बाद आर्चर और नेविन्स बाढ़ पार करते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी भी घुसने में कामयाब हो जाता है और नेविन्स को काट लेता है। जब वह निराश हो जाता है तो मेलानी उसे बताती है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन लुइस बीच में आता है और उसके सिर में गोली मार देता है, जिससे मेलानी उसके कार्यों से क्रोधित हो जाती है। समूह आगे बढ़ता रहता है और अंततः वह इमारत ढूंढ लेता है जहां व्यवसायी मौजमस्ती करते थे। अंदर जाने से पहले आर्चर सैडी से यह कबूल करवाता है कि वह पार्क में किस लिए आई है। वह बताती हैं कि उन्होंने पार्क को बंद करने के लिए अनैतिक प्रथाओं के पर्याप्त सबूत इकट्ठा करने के लिए कुछ फाइलें डाउनलोड की हैं और वह लिविंग 2 के लिए काम कर रही हैं, जो मरे हुए लोगों के अधिकार कार्यकर्ताओं का एक समूह है।
वह सोचती है कि उसने सिस्टम में आने के लिए बस कुछ कोड और एन्क्रिप्टेड डेटा का इस्तेमाल किया था, लेकिन जैक का कहना है कि उसके साथ धोखा हुआ है और उसने जो भी डेटा डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल किया, उसने रिसोर्ट को नष्ट करने के लिए कुछ बुरा भी अपलोड किया। वह और लुइस दोनों उसे हर चीज के लिए दोषी ठहराते हैं, लेकिन मेलानी सहानुभूति रखती है और उससे वादा करती है कि वे उसे पीछे नहीं छोड़ेंगे। मुख्यालय में प्रवेश करने का सुरक्षित रास्ता तलाशते हुए समूह परित्यक्त इमारत में जाता है और व्यापारियों के शव पाता है। वे खिड़कियों से झांकते हैं और देखते हैं कि लाशें तेजी से उनकी ओर आ रही हैं क्योंकि वे नए शिकार हैं। मेलानी, लुइस और आर्ची एक सुरंग लेते हैं, लेकिन सैडी और जैक लाश के आने से पहले उनसे जुड़ने के लिए समय पर पार करने में सक्षम नहीं होते हैं, इसलिए वे विपरीत दिशा लेते हैं और निकास द्वार पर मिलने के लिए सहमत होते हैं। तीनों बिना किसी परेशानी के इमारत से बाहर आ जाते हैं और लुइस जाने के लिए उत्सुक है, लेकिन मेलानी उसे रोकती है और उसे अन्य दो के लिए इंतजार करने के लिए कहती है। सैडी और जैक को लाश द्वारा पीछा किया जा रहा है, इसलिए वे एक खाली कमरे को पार करने की कोशिश करते हैं जहां एक ज़ोंबी अभी भी बंधा हुआ है। वे उसे मरा हुआ मानकर उसके सामने चलते हैं, लेकिन ज़ोंबी जाग जाता है और सैडी को काट लेता है। इससे वह जैक के भागने के लिए एक व्याकुलता के रूप में खुद को बलिदान करने का फैसला करती है। वह उसे भागने से पहले अपनी यूएसबी स्टिक देती है और लाश उसे ले जाती है। जैक फिर से दूसरों के साथ मिल जाता है, जबकि ज़ॉम्बी उसका पीछा करते हैं, इसलिए वे जल्दी से एक बाड़ पार कर सुरक्षित क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और अपने पीछे के दरवाजे बंद कर लेते हैं। जब मेलानी सैडी के बारे में पूछती है, तो जैक का एकमात्र जवाब उसे यूएसबी स्टिक देना होता है। बमबारी शुरू होने में 1 घंटा बाकी था। आखिरकार वे चारों रिसोर्ट की इमारत में प्रवेश करते हैं और एक अंधेरे कमरे में जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि यह एकमात्र दरवाजा था जिसे वे खोल सकते थे। अंदर फर्श और रेलिंग पर खून फैला हुआ है, जो मवेशियों के दौड़ने के स्थान जैसा है, जो लाश की उपस्थिति के निकट आने पर हिलने लगता है। समूह रेलिंग के माध्यम से भागता है और एक ओवन कक्ष में पहुंचता है, जिसमें गर्म दीवारें और अंत में एक बाड़ है जिसे आर्चर को बलपूर्वक खोलना पड़ता है। वे ओवन से निकलते हैं और एक सामान्य कमरे में प्रवेश करते हैं, यह सोचते हुए कि जब एक ज़ोंबी छत से कूदता है और जैक पर हमला करता है तो इसका क्या मतलब है। आर्चर उसे मार देता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है, जैक को काट लिया गया है। परेशान और रोते हुए मेलानी को दूसरी ओर देखना पड़ता है, जबकि आर्चर उसे भी मार देता है। वे कमरे से बाहर निकलते हैं और होप 4 यू टेंट से घिरे एक अस्पताल में चले जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि रिसोर्ट शरणार्थियों का उपयोग अधिक लाश बनाने के लिए कर रहा है, उन्हें ओवन में रखकर उन्हें धीमा रख रहा है। एक तंबू के पीछे अचानक हलचल होती है और वह छोटी लड़की जिसे मेलानी ने आते समय देखा था, वह खुद को दिखाती है, लेकिन वह अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। उनके सामने एक और भीड़ आ जाती है, इसलिए पीछा शुरू होते ही वे वापस अंदर भाग जाते हैं। आर्चर और मेलानी अपने शरीर के वजन से दरवाजा बंद रखते हैं, लेकिन लुइस एक चेन पर चढ़कर बच निकलता है, जो उस छेद से गिरी थी जिससे पहले एक ज़ॉम्बी उन पर गिरा था। मेलानी को यकीन नहीं होता कि वह उन्हें छोड़कर चला गया है और आर्चर उसे दरवाजे को पकड़े रखते हुए उसके पीछे आने को कहता है। वह कुछ हिचकिचाहट के बाद मान जाती है। ऊपर चढ़ने के बाद वह छेद से देखती है और आर्चर को यह कहते हुए पाती है कि वह दरवाजा खोलकर लड़ाई में कूदने से पहले सैडी का डेटा उजागर कर दे। बमबारी से पहले केवल 15 मिनट बचे हैं। मेलानी कई गलियारों से दौड़ती है और फर्श पर पड़े एक शव से बंदूक निकालने के बाद रिसोर्ट के कई लग्जरी कमरों में से एक में पहुंचती है, जो शवों और लाशों से भरा हुआ है। लुइस अचानक प्रकट होता है और उनके पीछे का दरवाजा बंद कर देता है। फिर वह मेलानी से उसे पीछे छोड़ने के लिए माफी मांगता है और उसे दिखाता है कि उसे काट लिया गया है। मेलानी उस पर बंदूक तानती है, लेकिन खुद को उसे गोली मारने के लिए नहीं ला पाती, इसलिए वह उसे बंदूक थमा देती है और उसे खुद करने के लिए छोड़ देती है। तभी लाशों का झुंड कमरे में घुस जाता है, इसलिए मेलानी एक शव से दूसरी बंदूक पकड़ लेती है और फिर से दौड़ना शुरू कर देती है, जब तक कि उसे नियंत्रण कक्ष नहीं मिल जाता। वह अचानक एक दरवाजा खुलने से चौंक जाती है और एक हाथ उसे एक अलग कमरे के अंदर खींच लेता है, लेकिन यह वैलेरी ही है जो उसे अपने कार्यालय में ला रही है। मेलानी उसे उसके काम के लिए राक्षस कहती है। वैलेरी उसे याद दिलाती है कि मेलानी ने उसकी बंदूक लेने की कोशिश करने से पहले इसके लिए भुगतान किया था। जैसे ही महिलाएं हथियार के लिए लड़ती हैं, लाश शोर सुनती है और कार्यालय में घुस जाती है। उनमें से कुछ वैलेरी को खाते हैं, जबकि अन्य मेलानी का पीछा करते हैं, क्योंकि वह कमरे से बाहर भागती है। मेलानी के बाहर पहुंचने से ठीक पहले बमबारी की उल्टी गिनती 0 पर पहुंच जाती है। वह भागना जारी रखती है, जबकि ज़ॉम्बी उसका पीछा करते हैं और विमान सभी जगह बम गिराने के लिए आते हैं। सौभाग्य से वह इतनी तेज है कि चट्टान के किनारे तक पहुंच जाती है और पूरे द्वीप के उड़ जाने से पहले समुद्र में कूद जाती है। 3 सप्ताह बाद हमें पता चला कि जांचकर्ताओं को अभी भी यह पता नहीं है कि पूरी घटना का कारण क्या था। मेलानी बच गई है और अब वह टीवी पर दिखाई देती है और सैडी द्वारा एकत्र की गई सारी जानकारी का खुलासा करती है। यह पता चला कि वह अकेली जीवित नहीं है, आर्चर भी बच गया है और उसे स्क्रीन पर गर्व से देख रहा है।
जैसे ही एक समाचार रिपोर्टर रिजोर्ट मामले के नवीनतम घटनाक्रम पर टिप्पणी करता है, रिसोर्ट के समुद्र तट पर लाशों का एक झुंड समुद्र से बाहर आता है, जिससे प्रसारण समाप्त हो जाता है।